नमस्कार साथियों, एग्जाम शाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर की। इससे पहले एक क्लास और थी और एक क्लास और इसकी रहेगी जिसमें हम फरवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ मार्च में चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे फरवरी माह में 11 से 20 फरवरी के बीच में जो भी करंट अफेयर के संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है अपना कि राजस्थान सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा? प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026। कौन सा? प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026, जो कि आपके कब से कब तक है? तो वो है आपके 16 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। कब से कब तक? 16 फरवरी से 28 फरवरी तक कौन सा? प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 चलाया गया है, जिसमें 18,61,000 प्रतिभागियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी रहेगी। कितनी? 18,61,000 प्रतिभागियों की इसमें भागीदारी रहेगी। लगभग 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा इसमें एकत्रित किया जाएगा। कितना? 39,000 किलोग्राम इसमें कचरा एकत्रित किया जाएगा और इसके पुनर्चक्रण निस्तारण से लगभग 2 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। कितना? 2 लाख रुपए के राजस्व इसमें मिलेगा। 39,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा इसमें एकत्रित किया जाएगा और कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है आपके 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। आगे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि राज्य का प्रथम नेफेड बाजार कहां स्थापित किया गया है? कौन सा? राज्य का पहला नेफेड बाजार कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है डी, कलुम्बर, ब्यावर और जयपुर। तो कहां पर नेफेड बाजार स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके कहां पर? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। श्री गौतम कुमार डाक द्वारा जयपुर में नेफेड बाजार का उद्घाटन किया गया है। इसका मूल है किसान से किचन तक। क्या है? मूल मंत्र है किसान से किचन तक। किसने उद्घाटन किया है? तो श्री गौतम कुमार डाक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर है नेफेड बाजार? तो जयपुर में है। देखो, इसमें क्या होता है कि राजस्थान का पहला नेफेड बाजार जयपुर के नेहरू सहकार भवन में शुरू किया गया है। कहां पर? जयपुर के नेहरू सहकार भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इससे किसान उपभोक्ता कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। किस लिए? कि जो किसान उपभोक्ता है उन सबकी जो एक दूसरे से आपस में कड़ी है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है, ताकि किसान को उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद सस्ते दामों पर मिले। क्या है कि जो भी किसान उत्पादित करते हैं फसल वगैरह उनको उचित मूल्य मिले और जो भी उनको शुद्ध उत्पाद है वो इनको सस्ते दामों पर मिले। इसलिए राज्य का पहला नेफेड बाजार शुरू किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर के सहकार भवन में उसको शुरू किया गया। कौन सा है? राज्य का पहला। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान की दूसरी लायन सफारी क्या है? राजस्थान की दूसरी लायन सफारी कहां शुरू की गई है? नाहरगढ़, कोटपुतली बहरोड, उदयपुर और जैसलमेर। तो कहां पर राजस्थान की दूसरी लायन सफारी शुरू की गई है? तो कहां पर की गई है? उदयपुर में राजस्थान की दूसरी लायन सफारी शुरू की गई है। अगर हम बात करें पहली की, तो भाई राजस्थान की पहली लायन सफारी कौन सी है? तो पहली है आपके कहां पर? नाहरगढ़ में। पहली कहां है? नाहरगढ़ में। दूसरी कहां है? उदयपुर में। देखिए, राजस्थान की दूसरी लायन सफारी कहां पर है? उदयपुर में है। आप देख सकते हैं लायन सफारी उदयपुर। इसमें क्या विशेष है कि इसमें शेर है, उसका नाम क्या रखा गया है? सम्राट, और शेरनी सूंड ये ना उसका नाम है। स्थान कहाँ है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कहां पर? उदयपुर में। एशियाई शेर सम्राट और शेरनी सुयना को इसमें लाया गया है। प्राकृतिक वातावरण और रोमांचक सफारी का इसमें आपको अनुभव प्राप्त होगा। पहली लायन सफारी की हम बात करें तो राजस्थान की पहली लायन सफारी कहां पर है? तो वो है आपके नाहरगढ़ में। इस चित्र में इसको पूरा ही डिफाइन करके बताया गया है भाई किसमें क्या है, दूसरी कहाँ है, पहली कहाँ है, शेर का नाम क्या है, शेरनी का नाम क्या है और कहाँ पर इसको स्थापित की गई है। तो कहाँ पर?
सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की तलहटी यानी कि उदयपुर में इसको स्थापित की गई है। देख सकते हैं आप, दूसरी लॉयन सफारी सज्जनगढ़ उदयपुर, उद्घाटन कब किया था? तो 16 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन था? तो गुलाबचंद कटारिया इसका उद्घाटनकर्ता है, जो कि अभी पंजाब के राज्यपाल है। मुख्य आकर्षण की अगर हम बात करें तो वही है कि गुजरात के जूनागढ़ स्थित शक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से लाए गए एशियाई शेरों का एक जोड़ा सम्राट और सुनयना इसमें शामिल है। क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाई शेरों का एक जोड़ा कहां से लाया गया है? तो गुजरात के शक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से लाया गया है, जिसका शेर का नाम है सम्राट और शेरनी का नाम है सुनयना। कब उद्घाटन हुआ है? तो 16 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? तो गुलाबचंद कटारिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर। इनमें से कौन सा जिला है जो कि देश का पहला ऐसा जिला है जो कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला है? तो कौन सा है? आपके राजस्थान का अलवर जिला ऐसा जिला है जो कि बीमा कवरेज हासिल करने में देश का पहला जिला है। दे रखा है कि राजस्थान का अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला है। इसका लक्ष्य है कि 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। कब तक? वर्ष 2047 तक। बीमा प्रदाता कौन करता है? तो बीमा पॉलिसियां यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके द्वारा बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। लक्ष्य क्या है कि 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान हो। और राजस्थान का अलवर जिला एकमात्र ऐसा जिला है या फिर देश का पहला जिला है जो कि 100% बीमा कवरेज वाला है। आगे बढ़ते हैं अपन। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? कौन सा? श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके तलुम्बर, पाली, सिरोही, बालोतरा। तो कहां पर श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? आपके पाली में श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। मेला कौन सा है? श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला कहां पर? सांडेराव, पाली। कहां पर? पाली में स्थान है कौन सा? सांडेराव, वहां पर इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 13 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 13 फरवरी से 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? सांडेराव, पाली में। यह मेला पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। यह पशु मेला 33 साल बाद पुनः आयोजित किया गया है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? यह है कि यह 33 साल बाद आयोजित किया गया है। इससे पहले 33 साल पहले इसको आयोजित किया गया था, तो 33 साल बाद इसको आयोजित किया गया। कहां पर? सांडेराव, पाली में। कब? 13 से 17 फरवरी 2026 को, है ना? ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कि राजस्थान में गणतंत्र दिवस 2026 पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? क्या है कि राजस्थान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, कृषि विभाग और महिला एवं बाल विकास। तो किस विभाग को मिला है? तो वो मिला है आपके कृषि विभाग की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें भारत की, तो जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें राजस्थान की झांकी थी, जिसमें उस्ता कला का प्रदर्शन किया गया था। 26 जनवरी में जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें अपने राजस्थान की झांकी कौन सी थी?
पुस्तकला उसमें की झांकी थी। अगर हम बात करें राजस्थान पर, तो राजस्थान में कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जयपुर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में विभिन्न विभागों की श्रेष्ठ झांकियों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है जो जयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था, उसमें जो झांकियां प्रदर्शित की गई थी उनमें कौन सी झांकी को कौन सा स्थान मिला है। आपने राजस्थान की झांकी जो परेड होती है गणतंत्र दिवस की दिल्ली में, वहां पर अपनी झांकी कौन थी, पुस्तकला की थी। यहाँ पर बात हो रही है जयपुर में जो आयोजित हुआ था उसमें तो प्रथम पुरस्कार मिला है किसमें, कृषि विभाग की झांकी को। और थीम क्या रही थी उसकी, नमो ड्रोन दीदी। क्या थी, नमो ड्रोन दीदी कृषि विभाग की थीम थी, जिसको उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। द्वितीय पुरस्कार मिला है कला एवं संस्कृति विभाग को, जिसकी थीम थी राजस्थानी कला पर आधारित झांकी। तीसरा पुरस्कार मिला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को। किसको मिला है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तीसरा पुरस्कार मिला है, जो कि योजना कौन सी थी, महायोजना पर आधारित इसमें झांकी थी। तीनों पुरस्कार आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम आपका अप्रैल में एसआई का एग्जाम है, मई जून में आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, जुलाई में आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो उसमें लगभग 6 महीने 7 महीने के करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 77वां जो आयोजित किया गया था उसमें पुरस्कार प्रदान किए गए। तो प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग की झांकी को, द्वितीय पुरस्कार कला एवं संस्कृति विभाग पर, और तीसरा पुरस्कार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की झांकी को दिया गया है। इसमें भी इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि उसकी थीम क्या थी। प्रथम पुरस्कार की थीम थी नमो ड्रोन दीदी, द्वितीय पुरस्कार की राजस्थानी कला, और तृतीय पुरस्कार की थी माँ योजना पर आधारित झांकी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद अवश्य करना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, माता यशोदा पुरस्कार योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है कि माता यशोदा पुरस्कार योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा पुरस्कार ऑप्शन है यह पुरस्कार मां एवं शिशु की देखभाल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इस पुरस्कार का वितरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत 5100 रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है। तो जो ये योजना है इनमें से कौन सा कथन इसमें असत्य ये पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन देखते हैं कि संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार मां एवं शिशु की देखभाल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, यह ऑप्शन भी आपका सही है। इस पुरस्कार का वितरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किया जाता है, यह ऑप्शन भी आपका सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस पुरस्कार योजना के तहत 5100 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में देती है, यह ऑप्शन आपका गलत होगा। तो कौन सा असत्य है, ये ऑप्शन आपका असत्य है, क्योंकि इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है कौन सी, 5100 रुपए नहीं देकर 2100 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। कितने की, 2100 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। तो कौन सा असत्य हो गया आपका, चौथा ऑप्शन इसमें आपका असत्य हो गया कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार के रूप में 2100 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक निर्धारित किया गया है। क्या है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है उनमें मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2027 तक कितना लक्ष्य रखा गया है कि इतने % हम उसको कम कर देंगे। 50%, 60%, 75% और 90%। कितना लक्ष्य रखा गया है, तो वो लक्ष्य रखा गया है कितना, 90% का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम वर्ष 2047 तक 90% सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम कर देंगे। कितना, 90%। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के निर्बाध एवं समयबद्ध आयोजन के लिए एनटीए की तर्ज पर किस संस्था की स्थापना की जाएगी।
इसकी घोषणा आपके बजट में की गई है कि जो प्रदेश में आपकी भर्ती परीक्षा होती है उन्हें आपने सुना होगा, कहीं पेपर आउट हो गया, कहीं पेपर लेट पहुंचा है, जो भी XYZ, तो उन सबका समयबद्ध पर आयोजन एवं उसके लिए कौन सी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी? RPS, RITI, RSATA और RIMS। तो कौन सी संस्था की स्थापना की जाएगी? तो की जाएगी कौन सी? RSTA संस्था की इसमें स्थापना की जाएगी। किसके तौर पर? NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना इसमें की जाएगी। किसकी? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी किसकी तर्ज पर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर। आप देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना इसमें की जाएगी। किसकी? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से टेक्नो हब किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे? क्या है कि राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से टेक्नो हब किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, सीकर और चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़। इनमें से किन शहरों में आपके टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी? तो वो की जाएगी आपके कहां पर? अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी। जिसकी लागत कितनी रहेगी? तो उसकी लागत रहेगी आपके 30 करोड़ रुपए उसकी लागत रहेगी। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे। देखो क्या है कि प्रत्येक जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उभरते स्टार्टअप्स की मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम भी शुरू होगा। किसके लिए? उभरते स्टार्टअप के लिए जो भी उनकी मेंटरशिप या स्केलिंग जो भी उनकी रहती है उसके लिए क्या हो जाएगा? आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने तो आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। साथ ही अजमेर, भरतपुर और कोटा में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आधारित टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आधारित जो टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी वो किन शहरों में की जाएगी? वो की जाएगी आपके अजमेर, भरतपुर और कोटा, इन 3 शहरों में स्थापित की जाएगी। जिसकी लागत रहेगी कितनी? 30 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। टेक्नो हब में टिकरिंग लैब, डिपटेक लैब, डाटा AI आधारित लैब की स्थापना की जाएगी। टेक्नो हब के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कुछ बजट के क्वेश्चन है आपके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? किसकी? भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुकड़िया विश्वविद्यालय। तो भगवान बिरसा मुंडा जो शोध पीठ है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? कोटा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर? कोटा विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाएगी। प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने हेतु अधिकतम कितनी राशि ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी? क्या लिए कि जो भी मेधावी विद्यार्थी है उनको टैबलेट, लैपटॉप वगैरह जो भी खरीदने के लिए अधिकतम राशि कितनी दी जाएगी? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो कितनी राशि दी जाएगी उनको? उनको दी जाएगी 20,000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। किसके माध्यम से? ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट की खरीद के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी? 20,000 रुपए की उसमें सहायता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्राओं को दी जाएगी। कितने हजार रुपए की? 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। वर्ष 2025 में साइबर सुरक्षा के प्रभावी मॉडल के रूप में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? क्या पूछा है कि वर्ष 2025 में जो राजस्थान है साइबर सुरक्षा के जो मॉडल स्थापित किया गया था उसमें देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा?
तो साइबर सुरक्षा में जो अपने राजस्थान का स्थान रहा है 2025 में, वो रहा आपका 5वां स्थान इस पर रहा है। कौन सा? 5वां स्थान आपका रहा है किसका? राजस्थान का। आगे हम बात करते हैं रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किस फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? कौन सा? रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन किस फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? नसीराबाद फील्ड फायरिंग रेंज, देवलाली फायरिंग फील्ड रेंज, बाबीना फायरिंग रेंज और पोखरण फील्ड फायरिंग। इनमें से रुद्र शक्ति 2026 का जो आयोजन किया गया कहां पर किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। देख सकते हैं एक रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन जिसमें सैनिक खड़े हुए हैं और ये टैंक वगैरह इसमें दर्शाए गए हैं। कहां पर? तो वो किया गया आपके कहां पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रुद्र शक्ति 2026 का इसमें आयोजन किया गया है। यह भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित एक महत्वपूर्ण ऑल आर्म्स युद्धाभ्यास है जिसमें सभी सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। इस अभ्यास का संचालन रुद्र ब्रिगेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रुद्र ब्रिगेड के द्वारा इसका संचालन किया गया है। इसे लाइव फायरिंग सहित विभिन्न युद्ध गतिविधियों के साथ संपन्न किया गया है जिसमें जो भी फायरिंग वगैरह है वो सब लाइव दिखाई गई है और इनका इसमें संचालन किया गया है। कहां पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। मां कात्यायनी देवी पशु मेला साइला 2026 का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? कौन सा? मां कात्यायनी देवी पशु मेला 2026 का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? कहां पर हुआ है? साइला 2026 यानी कि साइला स्थान है जहां पर मां कात्यायनी देवी पशु मेला का आयोजन हुआ है। तो वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में आपके पड़ता है? कौन सा ये जो मेला है? बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही। तो कहां पर? जालोर के साइला नामक स्थान पर मां कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? जालोर में। देखिए जालोर जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम साइला में मां कात्यायनी देवी पशु मेला 2026 का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे कौन थे? जोराराम कुमावत इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? जोगेश्वर गर्ग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कात्यायनी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? कहां पर? जालोर में। कहां पर? जालोर में भी ग्राम साइला में। अगला क्वेश्चन कि बहरीन में, कहां पर? बहरीन में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते हैं? कृष्णा नागर देख सकते हैं आपने, इन्होंने 2 पदक जीते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि 2 पदक कौन से है? किसने? कृष्णा नागर। कहां पर? बहरीन में। कौन से आयोजित? पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026। कितने पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण, 2 स्वर्ण, 2 कांस्य, 1 रजत। कितना जीते इन्होंने? तो 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। आप देख सकते हैं 2 पदक के साथ इनका फोटो आपके कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? तो ये आपके जयपुर से हैं कृष्णा नागर। प्रतियोगिता क्या है कि बहरीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने भाग लिया था। इनकी उपलब्धि क्या है कि 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। कितने? 2 कांस्य पदक जीते हैं, जिनमें पहला पदक इन्होंने जीता है सिंगल्स श्रेणी में, यानी कि अकेले जो खेलते हैं उसमें इन्होंने पहला पदक जीता है और दूसरा पदक इन्होंने जीता है मिक्स्ड डबल्स में, यानी कि जिसमें 2-2 खिलाड़ी आप में इसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। जहां पर इनका साथ दिया था किसने? नित्याश्री सुमति शिवन के साथ जोड़ी बनाकर यह पदक जीता था। किसने? कृष्णा नागर ने। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। खेल कौन सा है? बैडमिंटन है। पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, पहला सिंगल श्रेणी में और दूसरा मिक्स्ड श्रेणी में। मिक्स्ड श्रेणी में इनका साथ किसने दिया था? वो दिया था नित्याश्री सुमति सुमन ने इनका साथ दिया था, जो दोनों ने मिलकर 1 कांस्य जीता और सिंगल श्रेणी में इन्होंने 1 जीता। इस प्रकार इन्होंने बहरीन में आयोजित चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। 2026-27 में घोषित पेनोरमा के बारे में असत्य है। क्या पूछा है कि 2026-27 के बजट में जो पेनोरमा घोषित किए गए उनके बारे में कौन सा असत्य है? देखिए पहला ऑप्शन संत श्री दुर्लभनाथ जी जैसलमेर, वीर दुर्गादास राठौर सिवाना बालोतरा, हाड़ी रानी सलूम्बर और वीर तेजाजी पेनोरमा खरनाल। इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
तो जो हो सकती है वो आपका पहला ऑप्शन आ सकते है, क्योंकि संत श्री दुर्बल नाथ जी का जो पेनोरमा है वो कहां पर है, बांदीकुई दौसा में है। कहां पर है, बांदीकुई दौसा। अगर हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में किसका पेनोरमा है, तो जैसलमेर में पेनोरमा है किसका, संत दास जी का। जैसलमेर में किसका है, संत दास जी का। बांदीकुई दौसा में किसका है, इनका है, किसका, दुर्बल नाथ जी का, बांदीकुई दौसा में है। दुर्गादास राठौड़ का सिवाना में है, और हाड़ी रानी का सलुम्बर में, वीर तेजाजी का खरनाल नागौर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है, ए आंसर इसका है। देखिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के बजट 2026 में 26-27 में घोषित पेनोरमा की। तो संत श्री दुर्बल नाथ जी का पेनोरमा कहाँ है, बांदीकुई दौसा में। वीर दुर्गादास राठौड़ का सिवाना बालोतरा में। हाड़ी रानी का सलोम्बर में है उदयपुर में। वीर तेजाजी पेनोरमा खरनाल नागौर में। महर्षि दयानंद सरस्वती पेनोरमा कहां पर, अजमेर में है। श्री यादव पेनोरमा झालामंड जोधपुर में है। नागनेची माता पेनोरमा नागाना बालोतरा में है। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं हड़बूजी का पेनोरमा बेंगटी गांव फलोदी में है। जीण माता का मेला रेवासा धाम सीकर में है। साथ ही बजट में राजस्थान में अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दयाशाह किला तक रोपवे बनाने की घोषणा की गई है। और बाकी माता रायसर जम्वा रामगढ़ जयपुर से प्राचीन मंदिर में रोपवे स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपके 2026-27 के घोषित आपकी क्या है, पेनोरमा है। आगे हम बात करते हैं 17 फरवरी 2026 को भारत विस्तार का शुभारंभ किस संस्थान में किया गया है, कौन सा, 17 फरवरी 2026 को भारत विस्तार का शुभारंभ किस संस्थान में किया गया है। भारत विस्तार क्या है, भारत विस्तार एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें किसानों को सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। इसका शुभारंभ 17 फरवरी को कहां पर किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और कृषि विज्ञान केंद्र। इनमें से भारत विस्तार का शुभारंभ कहां पर किया गया है, वो किया गया आपके कहां पर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में स्थापना की गई। कहां पर, राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। इसकी स्थापना कब करी गई थी, इसकी स्थापना करी गई थी 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही हम बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये कौन सी आपके, नाबार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1983 में। तो कहां पर किया गया भारत विस्तार का शुभारंभ, कहां पर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में। देखिए ये भारत विस्तार का प्रोग्राम है जिसमें आपके मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी इसमें सम्मिलित हुए थे। भारत विस्तार की अगर हम बात करें तो किसानों को तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया है, जो कि एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल है। क्या है, एक एआई टूल है। आप देख सकते हैं ये किसान की फोटो इसमें दिखाई गई है और एआई का चित्र इसमें बनाया गया है। इसमें एआई प्लेटफॉर्म, एग्री स्टेक पोर्टल और आईसीआर की कृषि पद्धतियों को आधुनिक एआई सिस्टम से जोड़ा जाए। कौन सी, जो एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म है और आईसीआर की जो कृषि पद्धतियां उनको आधुनिक एआई सिस्टम से उनको जोड़ा जाएगा। शुभारंभ देख लीजिए आप 17 फरवरी को कहां पर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में। अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आपके, शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने इसमें अध्यक्षता करी है। घोषणा इसकी जो हुई है केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है। यह एक बहुभाषी, ये लिए आपके इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक बहुभाषी एआई आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है। किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है, कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हो। इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना इसके मुख्य उद्देश्य। किसके, भारत विस्तार के, किसके, भारत विस्तार के। अगला क्वेश्चन है
क्या है कि बजट 2026-27 में घोषित संस्थान के बारे में असंगत है। जो बजट 2026-27 में जो घोषित किया गया कि भाई इन संस्थानों का इसमें निर्माण किया जाएगा, इनमें से कौन सा उसमें असत्य है? तो मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी नाथद्वारा राजसमंद, स्पेस गैलरी साइंस पार्क जयपुर और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय उदयपुर, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा असंगत है? डी ऑप्शन इसमें असंगत है, क्योंकि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय है जो उदयपुर में नहीं होकर कहां पर? जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर? जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बाकी मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में, राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी नाथद्वारा राजसमंद में और स्पेस गैलरी साइंस पार्क जयपुर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहां पर? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान कितना है? सेवा क्षेत्र 46.46%, उद्योग 28.21%, कृषि 25.33% और उपयुक्त सभी। तो जो क्षेत्रवार योगदान है स्थिर मूल्यों पर जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 है उसके अनुसार कौन सा सही है? तो इसमें उपयुक्त तीनों ही सही है। कृषि क्षेत्र का योगदान 25.33, उद्योग का 28.21 और सेवा क्षेत्र का 46.46% इसका योगदान है। आर्थिक समीक्षा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसके क्वेश्चन हम आगे उसकी एक सीरीज तैयार करेंगे जिसमें लगभग आपको आर्थिक समीक्षा के सारे एमसीक्यूज में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही हमने बजट डिस्कस किया था, बजट के जो 10 स्तंभ थे उनके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किए थे। वो आपने नहीं देखे हो तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल की, वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो बजट से संबंधित भी जितने भी एमसीक्यूज है हम नेक्स्ट क्लास या फिर 1-2 क्लास के बाद उसको कवर करेंगे, क्योंकि आपके जो एसआई का एग्जाम है साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है उनके लिए आर्थिक समीक्षा बजट 2026-27 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या क्या घोषणा हुई, क्या क्या विकास कार्य उसमें किए जाएंगे, तो उसके बारे में हम एक एमसीक्यू श्रृंखला लेकर आएंगे बहुत जल्द। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान, पहले क्या था? स्थिर मूल्य, अब क्या है? प्रचलित मूल्य। सेवा क्षेत्र 47.71, उद्योग 26.55, कृषि 25.74 और उपयुक्त सभी। तो प्रचलित मूल्य पर जो योगदान है वो है उपयुक्त सभी। सेवा क्षेत्र का 47.71, उद्योग का 26.55 और कृषि का 25.74 इसका योगदान है। इस प्रकार से हमने फरवरी माह के करंट अफेयर की आज दूसरी क्लास कंप्लीट करी है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फरवरी माह की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।